नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड के किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें किन किन रूल्स को ध्यान में रखना है। तो आई होप आपने वो मैंने जो 7 या 8 रूल आपको बताए थे वो सारे आपने समझ लिए होंगे, उनकी स्टडी आपने कर ली होगी। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, उन्हीं रूल के बेसिस पर अलग अलग कंपाउंड को लेंगे और उनमें किसी एक पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम पता करेंगे। क्लियर। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत इजी है, लेकिन बच्चों इसके साथ साथ कुछ ऐसे कंपाउंड है जहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वो भी समझेंगे कि उन कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन भी करेंगे, इजी वाले क्वेश्चन भी करेंगे। एटलीस्ट आपको इतना मालूम हो जाएगा कि कहां मुझे किस तरह का मेथड अप्लाई करना है ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए। ठीक है। और मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही लिए, तो उसी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया हूं। तो चलो बच्चों, वन बाय वन हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है जब वो अपनी कंपाउंड के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो हेडिंग डालिए बच्चों, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। तो चलो पहले कुछ ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे जो न्यूट्रल है, फिर माइनस वाले, फिर प्लस वाले, फिर थोड़ा और वैरायटी करते जाएंगे, है ना। तो चलो पहला हमारे पास एग्जांपल है NaH2PO4, है ना। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, पहले वन बाय वन देख लेते हैं, दूसरा भी लिख लूं पहले मैं, ठीक है। NaHSO4, NaHSO4 यहां लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ताकि मुझे इसमें इजी हो। दूसरा NaHSO4, तीसरा K2MnO4। और यहां हमें जिस एटम के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम करना है। यहां पर फास्फोरस का मालूम करना है, यहां पर सल्फर का, और यहां पर मैग्नीज का। ठीक, सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब देखो बच्चों, सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, +1। तो हम लिखेंगे +1। तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और एक ही एटम है तो इसके बाहर लिखेंगे 1। इसको चाहे इधर भी लिख लो चाहे इधर भी लिख लो, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर प्लस करेंगे, इसका हमने ये कर दिया। अब देखो H हाइड्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +1। तो +1 को मैंने ब्रैकेट में रखा है। अब हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। फिर प्लस, ठीक। फास्फोरस का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे X। क्लियर। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसको X लिख लो, फिर प्लस रखेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है जनरली, -2, तो ब्रैकेट में रखो। और कितने एटम है, 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझ में आ रहा है। तो जहां जहां मैंने ब्रैकेट लगाया है इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है, और उसके बाहर जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर आएगा वो उसके नंबर ऑफ एटम। ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 है। तो अगली बार मैं 1 तो नहीं लिखूंगा, बात तो एक ही पड़ रही है ना, तो चाहे लिखो ना लिखो। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन +2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन +X हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, -8 हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर हम रखेंगे टोटल 0। देखो इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, यानी टोटल सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो 0 कर दिया मैंने, तो अगेन यहां पर भी आएगा 0। अब देखो प्लस के कितने हो गए, 3, और माइनस के कितने हैं, 8 है। तो कितने हुए बच्चों, X - 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, X का +5। तो यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +5। ठीक है बच्चों। चलो, तो इसी मेथड से हम औरों का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे। क्लियर। चलो इसका इधर से शुरू करते हैं, है ना। अगेन NaHSO4, तो Na का +1 × 1 तो लिखेंगे नहीं, फिर आगे प्लस
हाइड्रोजन का भी होता है +1, केवल एक ही हाइड्रोजन है तो इंटू एक से हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स, एस के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, एक्स। फिर आगे आओ, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और कितने ऑक्सीजन है 4, तो मैंने 4 लिखा है। +1 कितना हो जाएगा, +2 + x, ये माइनस हो जाएगा तो -8 इक्वल टू 0। अच्छा, 0 लगाना भी करो, है ना, इक्वल टू 0, अगेन इक्वल टू 0। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0, तो ये 0 होगा तो हमने आगे 0 लगाया। अगेन देखो 8 - के है, 2 + के है, तो x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। तो आप पहले बेसिक समझो, उसके बाद आराम से फटाफट से आप कर लोगे। तो +6 हो गया। अब K2MnO4 में आओ, K का +1 मल्टीप्लाई बाई 2, कितने K है, 2 है। फिर देन प्लस Mn का x हो गया, O का कितना हो गया -2 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 4 से, इक्वल टू 0, है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो 2 का +8 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 + x, यहां कितना होगा -8 इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन यहां पर क्या हो रहा है, x - 6 इक्वल टू 0, है ना, और x इक्वल टू +6, बस। तो ये एक बेसिक तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। लेकिन बच्चों आगे कुछ और एग्जांपल ऐसे आएंगे जहां पर आपको ये तरीका काम नहीं करेगा, आप बोलोगे इस तरीके से तो निकल ही रहा है, तो वो भी एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा, फिर देखेंगे क्या होता है। तो फटाफट से पहले नोट करो, यहां पर इसका आएगा +5, देन आ गया +6, देन आ गया हमारे पास +6। ठीक है, चलो कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल से, 1 2 3 हो गए। फिर पहला हमारे पास है H4P2O7, ठीक है। दूसरा हमारे पास है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और तीसरा हमारे पास है NaBH4, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, है ना। चलो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है बच्चों, हमने यहां पर निकाला फास्फोरस का, यहां पर हमने निकालना है कैल्शियम का, ठीक है, और कैल्शियम का ही निकालना है ना, नहीं ऑक्सीजन का, सॉरी कैल्शियम का नहीं, ऑक्सीजन का, और यहां पे हम निकालेंगे बोरॉन का। ठीक है भाई, चलो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, तो +1 कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई 4, अगेन फिर प्लस, P क्या है, X है, लेकिन कितने हैं बच्चों, तो 2 है तो 2x लिखेंगे, ध्यान रखना, 3 होगा तो 3x, 1 होगा तो 1x, प्लस O7 है तो O का होता है -2 और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, यहां हो गया 4 एकम 4 +4 + 2x, ये क्या होगा माइनस हो जाएगा ना, -14 इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन 14 के माइनस है और प्लस के 4 है तो हो जाएगा बच्चों 2x - 10 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू +5, इसको +10 करो, तो यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +5। ठीक है भाई, अच्छा यहां आओ कैल्शियम के पास, बहुत इजी है। यहां पर कैल्शियम क्या होता है, +2, ठीक है, और +x इक्वल टू 0, तो सीधी सी बात है x इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट। अब देखो यहां पर NaBH4 है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, तो बच्चों ये क्या है, एक हाइड्राइड है। तो मैंने आपको बोला था कि हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ध्यान रखना है ना। अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में हो, यानी किसी मेटल के साथ जुड़ा हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो यहां पे हमें H का -1 लिखना पड़ेगा, न कि +1। ठीक, तो अब देखो सोडियम का होता है +1, ठीक है, इसके साथ एक ही एटम है तो मल्टीप्लाई 1 से होगा तो बात एक ही है। बोरॉन के लिए मैंने क्या लिखा, x लिखा, और हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर -1 × 4 इक्वल टू 0। ठीक,
तो अब हो जाएगा +1 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू +3। तो यहां पर बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +3, क्योंकि ये हाइड्राइड के फॉर्म में था। ठीक है, नोट करते जाओ फटाफट से। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास 3 और एग्जांपल है, तो वन बाय वन देखते हैं किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये एक तरह का कंपाउंड है जिसमें कि 12 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड है। तो बच्चों, अगर मैं वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो 0 होता है। किसी मॉलिक्यूल का टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम विल बी 0। तो इसका मतलब ये पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। तो इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम केवल इतने पर फोकस करेंगे, है ना। अब हमें इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, इसमें नाइट्रोजन का और इसमें भी नाइट्रोजन का है। चलो, अब देखो बच्चों, के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? +1। ठीक, एक ही एटम है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। Al कितना है? +3, मालूम है ना, +3 होता है Al का, एल्यूमिनियम का। प्लस सल्फर का कितना हो गया? 2, देखो 2 ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ये हो जाएगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सारे एटम को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये S2O8 हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। तो 2x मैंने लिखा। और ऑक्सीजन कितने हैं? 8 ऑक्सीजन है, हर किसी का -2, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो यहां टोटल प्लस कितना हो गया? 4 प्लस 2x माइनस कितना हो गया? 16, है ना, इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो 16 में से 4 गया, कितना हो गया? 12। तो 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। तो यहां पर कितना हो रहा है? सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर +6। क्लियर? यहां पर देख लेते हैं। नाइट्रोजन का हमें निकालना है, तो लिखो x। हाइड्रोजन कितने? 2 और 1 3, तो हर हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, तो कितने हाइड्रोजन है? 3। अगेन आके प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस ये हो जाएगा 3 -2 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस के 3 है, माइनस के 2 है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन का कितना हो गया? -1। यहां पे देखते हैं अगेन कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, तो हो जाएगा 2x। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? +1। कितने हाइड्रोजन है? 4, तो लिखा मैंने ऐसा। तो हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस, है ना, तो -2। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन का आ रहा है -2, यहां पर आ रहा है -1। तो इस तरह से हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हैं। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मैं लेने वाला हूं जिस पर -4 जाएगा, है ना। देखो चलो, सब तरह के मॉलिक्यूल मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई भी परेशानी ना हो, है ना। तो अभी हमने क्या देखा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकल आता है। अब बच्चों हम नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल की बात करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास है CrO2 वो, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ClO3 -1। तीसरा हमारे पास है CrO4 2-। क्लियर? तो ये 3 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं और इन तीनों का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ये इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो। अच्छा, यहां पर किसका नंबर निकाला? Cr का, यहां पर Cl का और यहां पर Cr का। ठीक है, देखो Cr के लिए हम लिखेंगे x प्लस O2 का होता है -2 और कितने O हैं? 2 O है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इक्वल टू देखो -1 है तो हो जाएगा बच्चों -1, यहां लिखेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हमने क्या किया था? यहां 0 लिखा था, लेकिन इस पूरे मॉलिक्यूल पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? -1 है, तो -1 आगे जाके होगा। अब देखो x -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू वो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू +4 -1, तो बच्चों क्या होगा? x इक्वल टू +3। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितने होने वाला है? +3। सही है। चलो ClO3 में देखो, Cl के लिए क्या लिखो? x लिखो, ठीक है, प्लस करो। O का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? 2 होता है,
और कितने आइटम है, 3 आइटम है, इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस कितना हुआ 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +6 -1, x इक्वल टू +5। तो यहां पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ +5। ठीक, अच्छा फिर आओ Cr के लिए क्या लिखो, x लिखो प्लस ऑक्सीजन के लिए -2, कितनी ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, इक्वल टू -2 हो जाएगा। देखो -2 है ना, इक्वल टू x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +8 -2, x इक्वल टू +6। तो आंसर हो गया +6, है ना। तो बस इसी तरह बच्चों आपने देखना है कि नेगेटिव वालों के लिए हम किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। 2 और मेरे पास हैं, वो भी देख लेते हैं। MnO4 माइनस, यह है नंबर 4। उसके बाद है NO3 माइनस, यह है नंबर 5। ठीक है, और FeCN6 देखो, FeCN6 कितना माइनस है, 3 माइनस है, 3 माइनस है ना। तो चलो देख लेते हैं इन तीनों के लिए। MnO4 यहां पे हमें निकालना है Mn का, यहां पे निकालना है नाइट्रोजन का, यहां पे निकालना है आयरन का। ठीक है बच्चों, चलो Mn के लिए हमने माना x प्लस O का होता है -2, कितने हैं 4 O हैं, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा -1, क्योंकि यहां -1 लगा है। अब देखो x -8 इक्वल टू -1, उधर जाके हो जाएगा +8, यानी x इक्वल टू हो जाएगा +7। तो यहां पर आंसर आ गया +7। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए x लगाओ प्लस O3 में कितना होगा -2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू -1, x -6 इक्वल टू -1, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू +5। सही है, ठीक है, उधर जाके +6 में माइनस हो गया +5। यहां पे देखो बच्चों, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा अलग तरीके से निकाला जाता है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर किन्हीं जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, तो मैंने वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता रखा है। तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री पेज ऑक्सीडेशन नंबर करके सर्च कर सकते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। यहां पर देखते हैं Fe के लिए कितना है x, ठीक है, प्लस Cn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है बच्चों -1, Cn पर -1 होता है, तो पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि 6 आइटम है, इक्वल टू कितना है -3 है। ठीक है, अब देखो x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3, उधर जाके वो +6 हो जाएगा, +6 में -3 गया +3। तो यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। तो समझ में बात आ गई कि नेगेटिव के लिए किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, चलो एक और मॉलिक्यूल मेरे पास है जो पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव वाला, हाँ 2 पॉजिटिव वाले ले लेता हूं मैं, तो आपको समझने में और आसानी होगी। देखो बच्चों, है ना, यहां पर है एक पॉजिटिव वाला मेरे पास COH2O का होल 5 और Cl, और इधर है 2 पॉजिटिव। हमने यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, और दूसरा हमारे पास है NH4 एक पॉजिटिव। ठीक है भाई, चलो तो अब पॉजिटिव वालों के लिए किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर हम पता करेंगे, यहां कोबाल्ट का, यहां नाइट्रोजन का। देखो कोबाल्ट के लिए हमने क्या लिखा x, H2O का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो 5 से अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0 × 5, तो 0 ही होने वाला है, प्लस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, तो -1 रखा, इक्वल टू टोटल कितना है +2। क्लियर, तो हो जाएगा बच्चों x यहां पर कितना हो जाएगा 0, तो x + 0 -1 इक्वल टू +2, तो x -1 इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू +3, उधर जाके प्लस में आ जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +3। बस केवल चेंज हो रहा है ना, ये तो चेंज हो रहा है भाई। अगर टोटल +2 हो तो प्लस लिखना, जितना हो उतना लिखना इक्वल टू के बाद। ठीक है, यहां पर आओ नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन के लिए क्या लिखो x प्लस हाइड्रोजन का होता है +1, कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है
है ना, तो मल्टीप्लाई 4 से कर दिया। टोटल चार्ज कितना है +1, तो हो जाएगा बच्चों x +4 = +1। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x = -4 + 1, ठीक है, तो x = -3, तो यहां पर होने वाला है -3। क्लियर? तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो समझ गए आप कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वाले हमारे पास कंपाउंड है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं। अब कुछ ऐसे कंपाउंड जहां कंफ्यूजन होता है, देखो मैं बताता हूं। तो चलिए नेक्स्ट 3 और मॉलिक्यूल मेरे पास है। तो यहां पर हमें जिस एटम के नीचे अंडरलाइन दिखनी है, अंडरलाइन दिख रही है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। यहां पर ऑक्सीजन का, यहां पर सल्फर का, यहां पर भी सल्फर का, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक चीज इन तीनों मॉलिक्यूल में कॉमन है। क्या कॉमन है कि ये तीनों मॉलिक्यूल में परऑक्साइड लिंकेज है। कौन सी लिंकेज है बच्चों? परऑक्साइड लिंकेज। और परऑक्साइड लिंकेज का मतलब क्या होता है? इस तरह से ऑक्सीजन का अरेंजमेंट होगा, है ना। तो मैंने आपको बोला था कि जहां पर ऑक्सीजन में परऑक्साइड लिंकेज होती है वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? -1। लेकिन अगर आप इसका अपने कन्वेंशनल मेथड से करोगे, जो मैं मेथड आपको बता रहा हूं, तो वहां पर गड़बड़ आ जाएगी। देखो सपोज मैं यहां पर लिखता हूं +2 + 2x और -2 × 8 = 0। जो मेथड मैंने पहले अप्लाई किया था उसको पहले अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, +2 + 2x - 16 = 0, ठीक है। और क्या होगा? अब देखो +2x - 16 में से 2 गया, कितना हुआ? 14 = 0, ठीक है। तो 2x = +14 और x = +7। तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितना दिख रहा है? +7। लेकिन बच्चों सल्फर कभी भी +7 में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो आप बोलोगे इस मेथड से तो गड़बड़ आ रहा है। तो यहां पर आपको इसके बॉन्डिंग को भी देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता लगेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो गड़बड़ आना स्वाभाविक है। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जहां जहां परऑक्साइड लिंकेज होती है वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं H2O2 की बात करता हूं, फिर इसकी, पहले इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि इसको आपने समझा है, ज्यादा अच्छी बात है। तो अगर मैं इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखूं तो कैसे बनेगा? देखो तो देखो कैसे बनेगा, SOOS, डबल बॉन्ड O और OH, अगेन डबल बॉन्ड O और OH। तो हो गया बच्चों H2S2O8, 2 2 4 2 6 और 2 8 है, कंप्लीट। अब देखिए यहां पर ये जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है ना, इस तरह की बॉन्डिंग ऑक्सीजन की, दिस इज परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज है ना। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज में होते हैं तो हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1, न कि -2। जबकि ये जो ऑक्सीजन है ये अपनी ऑक्साइड फॉर्म में है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितने होने वाला है? -2। ये सारे -2 वाले होंगे, लेकिन केवल ये जो परऑक्साइड लिंकेज में वो -1 वाले होंगे, ठीक। तो अब देखो बच्चों, अगर आप इसका अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहोगे तो अब क्या होगा? देखो यहां पर हमारे पास टोटल कितने H हैं? 2 H है, तो उसके लिए +2 हो जाएगा, ठीक है। S कितने हैं? 2 S है, तो उसके लिए हो जाएगा 2x। और ऑक्सीजन कितने हैं? देखो 3 और 3, 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पर -2 है, तो हो जाएगा -2 × 6 प्लस 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पर -1 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर? -1 × 2 = 0। अब देखो +2 + 2x माइनस कितना हो जाएगा यहां पे? 12 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? -2 = 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? +2 + 2x - 14 = 0।
एंड 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा +6। तो अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखे बिना ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करोगे तो वो गलत ही आएगा। तो बच्चों आपको यह भी ध्यान रखना है कि पेरोक्साइड लिंकेज भी अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया? इसी तरह इन दोनों का भी हम सॉल्व करेंगे। देखो H2O2 में जनरली अगर आप करोगे इसे तो आप बोलोगे +1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2x इक्वल टू 0, है ना। तो यहां पर क्या होने वाला है? +2 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो क्या होगा बच्चों? 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1, 2/2। लेकिन बच्चों -1 कैसे आया? देखो, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट इन पेरोक्साइड लिंकेज। तो एवरी ऑक्सीजन हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कन्वेंशनल मेथड से भी जो हमने पढ़ा है उससे भी सेम आएगा, और अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो उससे भी सेम आएगा। क्लियर हो रहा है? यहां पर देखते हैं, अगर जो हमने मेथड अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो कैसा होगा? +2, है ना, सॉरी, +1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस x प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे डायरेक्ट। तो सॉरी, यहां पर प्लस होगा, है ना। तो +2 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर x -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +8। क्या +8 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है? नहीं। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? -6, उसके ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये गलत है। तो गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पेरोक्साइड लिंकेज को इग्नोर किया है। तो बच्चों यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज होती है, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो आपको किस तरह का दिखेगा? देखो, HOSS डबल बॉन्ड O 5 है ना ये, और ये आ जाएगा ONH। नहीं, एक S होता है ना, दो S लगा दे मैंने, गलत हो गया है ना, ये ऐसे आएगा O और H, यस। तो H2SO5, यस। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब आपको क्या दिख रहा है बच्चों कि यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज है, दिख रही ना पेरोक्साइड लिंकेज। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं इसमें, 5 में से 2 ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और बाकी 3 का कितना होगा? -2 होगा। तो अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो, H तो +2 में आ जाएगा, S X में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर है -2, तो मैंने 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 ऐसे हैं जिनका है -1, तो मैंने ऐसा लिखा इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा बच्चों? +2 प्लस x माइनस ये कितना? 6, और ये कितने? 8, तो टोटल कितने हो गए? -8। तो अब क्या हो जाएगा? x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। ये देखो, परफेक्ट। तो अब कितना आया? +6। पहले कितना था? +8, वो गलत है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितने होना है? कितना होने वाला है? +6। तो बच्चों पेरोक्साइड वाले मॉलिक्यूल में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा है। तो कई बार कन्वेंशनल मेथड से आ भी जाता है, कई बार नहीं आता है ना। जहां ऐसे करेंगे तो यहां पर गलती होने के चांस है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो नोट करो फटाफट से। चलिए, तो अब 4 और मॉलिक्यूल मेरे पास है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर काफी कंफ्यूज करता है ना। तो जो मैंने एटम लिखे हैं उनमें जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं CrO5 की, ठीक। तो हमें यहां पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जो मेथड हमें मालूम है पहले उसके तरीके से करते हैं। तो यहां पर होने वाला है X, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, कितने ऑक्सीजन है? 5 है,
ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 10। तो क्या Cr का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 10 है? ये गलत है। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 10 कभी हो नहीं सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 8 से ऊपर कभी होता ही नहीं है, इसका मतलब ये गलत आ रहा है। तो अब क्या करें, अब बच्चों इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्लियर? तो देखो CrO5 कैसे बनता है। Cr 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन ही होते हैं और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। अब बच्चों ये कौन सी बॉन्डिंग है? दिस इज पेरोक्साइड बॉन्ड। इसका मतलब 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनमें पेरोक्साइड बॉन्ड होती है, तो उनमें हर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। और जो ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो अब हम करेंगे बच्चों, इसमें देखो x प्लस, तो इन चारों को हम -1 लेंगे, यानी -1 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 1 इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा? तो मैंने दोनों ऑक्सीजन के लिए यहां पर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है क्योंकि वो अलग अलग स्टेट में है। ठीक, तो अब हो जाएगा बच्चों हमारे पास x माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +6। या अब ठीक है, तो यहां पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +6। तो ये आपको जानना जरूरी है कि उसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसा है, कि जो एटम है वो किस तरह से एक दूसरे से बॉन्डेड है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं H2Cl2 की, है ना। यहां पर S का निकालना हमें, तो पहले नॉर्मल मेथड यूज करते हैं। तो 2x प्लस -1 होता है Cl का, और कितने Cl है? 2 Cl है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे 2x -2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +2, x इक्वल टू +1। तो यानी यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, और ये बच्चों एकदम करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। अब देखो कैसे, अगर आप H2Cl2 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो S Cl S S और Cl, तो Cl पर होने वाला है -1, तो S पर होने वाला है +1, तो यहां पर भी +1 एकदम करेक्ट आ रहा है। तो इसमें दोनों मेथड एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, इसका मतलब एक करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। तो दोनों चीजें आपको देखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट, है ना। तो देखो बच्चों, पहले नॉर्मल मेथड से पता करते हैं। सोडियम का होता है +1, कितने सोडियम है? 2 सोडियम है। ठीक है, सल्फर के लिए हमने X लिखा, कितने X हैं? 2 X है। प्लस ऑक्सीजन का कितना हुआ बच्चों? -2। ठीक है, कितनी ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 0। तो अब आ जाएगा +2 + 2x -6 आ जाएगा ना यहाँ पे, इक्वल टू 0। ठीक है, तो -6 है, +2 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2x - 4 इक्वल टू 0, है ना। तो 2x इक्वल टू +4, यानी x इक्वल टू +2। यस, तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितना दिख रहा है? +2, लेकिन बच्चों ये गलत ऑक्सीडेशन नंबर है, रॉन्ग ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अब बोलो क्यों रॉन्ग है, मैं आपको बताता हूं। जब आप Na2H2O3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, सॉरी उसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो कैसे बनेगा? देखो, एक S आपको यहां रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन माइनस और सोडियम प्लस, अगेन ऑक्सीजन माइनस और सोडियम प्लस। ठीक है, एक सल्फर डबल बॉन्ड O, और एक सल्फर दूसरे सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। देखिए, दिस इज द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एरो। ये सल्फर इस सल्फर को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बच्चों जब कुछ इस तरह की कंडीशन होती है ना, तो दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी सेम नहीं होता है।
यहां पर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा, दूसरी सल्फर का अलग होगा। क्लियर? अब देखो यहां ये सल्फर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। क्लियर? लेकिन इसका अब हमें निकालना पड़ेगा इस सल्फर का। ठीक, तो अब इस सल्फर के लिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। तो देखो 1 2 3 3 ऑक्सीजन है, जिनमें सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 है। ठीक, तो 3 × -2 ये मैंने ऑक्सीजन के लिए कर दिया, प्लस सोडियम कितने हैं? 2 हैं, तो हो जाएगा बच्चों +2। ठीक है, उसके बाद इस सल्फर के लिए हमने क्या लिखा? X लिखा। ठीक है, इस सल्फर के लिए हम क्या लिखेंगे? -2 = 0, है ना। अब देखो माइनस के 2 इधर है और माइनस के 6 इधर है ना, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। तो -8 में से प्लस के 2 गए, कितने बचे? -6, है ना। तो -6 + x = 0, यानी x = +6। यस, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, है ना। तो +6 और -2 यानी दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अब अलग अलग है। तो +6 और -2 कितना हुआ? +4 हुआ। तो दोनों का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हमने? +2 किया। लेकिन बच्चों ये +2 दोनों का एवरेज है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों पर ++2 हो सकता है या दोनों पर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, लेकिन ये एक परफेक्ट तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का। तो एक पे -2 होगा, दूसरे पे +6 होगा। क्लियर? नोट करो जरा फटाफट से। ठीक है, अच्छा अभी मैंने एक और लिखा है, देखो यहां पे ये हो गया। इसको देखो अब इधर, इस किसका स्ट्रक्चर है? ये ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2। अब देखो बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर में जो Cl होता है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है। CaOCl2 को हम कैसे ले सकते हैं? देखो CaOCl अलग लिखते हैं और Cl अलग लिखते हैं। इस OCl पर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 और इस पर भी होता है -1, यानी एक Cl -1 है और यहां पर OCl पर टोटल चार्ज -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि O और Cl, इस Cl पर +1 है और इस पर -1 है ना, और ये जो Cl है ये -1 है। ठीक, तो अल्टीमेटली अगर मैं Cl2 को देखूं तो इस पर -1, इस पर +1, इसका मतलब इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0, है ना। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि यहां पर 2 प्लस आएगा और यहां पर 2 माइनस आएगा, तो ये क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन एक में +1 है और एक में -1 है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है, जो नॉर्मल मेथड से नहीं निकलता है, उसको थोड़ा अलग मेथड से निकालते हैं ना। तो इन एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है, तो फटाफट से नोट करो। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, एक मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर है C3O2। फॉर्मूला क्या है? C3O2। अब बच्चों अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, इसमें किसका निकालूंगा? C का। मुझे C का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो चलो एक मेथड यूज करते हैं। 3x + -2 × 2 = 0, ऐसे कर रहे थे, है ना। 3x - 4 = 0, 3x = +4, x = +4/3। ये क्या हो गया भाई? ये तो फ्रैक्शन में आ गया। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में पॉसिबल है? नहीं, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो आ रहा है, तो आप क्या करें भाई? ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो बच्चों यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर हो तो उसका मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आधा गया। कभी पॉसिबल है ऐसा? कभी भी इलेक्ट्रॉन आधा ट्रांसफर नहीं होता है, या 1/3 ट्रांसफर नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पूरा के पूरा जाएगा ना, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, पूरा का पूरा जाएगा या सेट में जाएगा। कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो अगर फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर भी फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है।
ठीक, तो मतलब क्या है, ये कैसे आया फिर, तो इसको समझे कैसे। तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, यानी सबका एवरेज फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम आपने लिखे हैं उनमें से किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग हो सकता है और किसी का अलग हो सकता है। यानी दो सिमिलर एटम या तीन सिमिलर एटम में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और होगा और किसी का कुछ और होगा, तभी जाके तो वो फ्रैक्शन में आएगा या फिर जो है एवरेज उसका फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल देखो, मान लीजिए मेरे पास तीन एटम है ए और ये तीनों आपस में इस तरह से बॉन्डेड है। अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिखा 2 और इसका भी लिखा 2 और इसका लिखा 0, यानी तीन सिमिलर एटम है, लेकिन सिमिलर एटम में से दो का ऑक्सीडेशन नंबर अलग है और एक का अलग है। तो बच्चों इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4/3, ये तो होगा। वही कहानी यहां पर है। तो जब भी आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो हमेशा एवरेज में आएगा, लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि कुछ एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग है और कुछ का अलग है, तभी तो एवरेज फ्रैक्शन में आएगा। तो बच्चों इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बाय मेकिंग इट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्लियर। तो अभी मैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में आपको बताऊंगा जहां पर फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, लेकिन वो गलत है। आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको क्या दिखेगा, कुछ एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग है और कुछ का अलग है। चलो तो अब देखो, है ना, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं कैसे आएगा। चलो चलो चलो, सबसे पहले बच्चों हमारे पास है C3O2। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल मेथड से निकालोगे तो फ्रैक्शन में आने वाला है। ठीक है, दूसरा मेरे पास है Br3O8, ये भी फ्रैक्शन में आएगा देखना। और तीसरा हमारे पास Na2S4O6, ये भी कहीं ना कहीं आपको फ्रैक्शन में दिखेगा। ठीक, लेकिन अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनके स्ट्रक्चर को बना के। तो C3O2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, C++CONO। देखो C के पास 4 बॉन्ड है, तो ये C3O2 बन गया। ठीक, अब देखो ये जो C है ये सिमिलर एटम से जुड़ा है, मिडिल वाला C है ना, और ये जो C है ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है। तो देखिए बच्चों, इसको मैं नाम देता हूं C1, ये C2 और ये C3। C1 जो है सिमिलर कार्बन एटम से जुड़ा है, इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा, ना तो इधर होगा ना तो इधर होगा, क्योंकि तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्लियर। तो इसीलिए इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तभी होंगे जब बगल वाला एटम आपसे ज्यादा या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहां पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसीलिए इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। अब देखो बच्चों, इसका अगर -2 है तो इसको क्या होना पड़ेगा, +2, और इसको भी क्या होना पड़ेगा, +2, और इसको क्या होना पड़ेगा, -2। तो अब इस तरह से इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम असाइन करेंगे। तो अब आपको दिखेगा बच्चों कि जो C3O2 है उसमें एक C का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और 2 C का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। इसलिए अगर C का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे तो वो आएगा +4/3। एक्चुअल में वो ऐसा है कि तीनों एटम में 2 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम से डिफरेंट है। क्लियर हो रहा है। अब यहां पर भी ऐसी कहानी है ना। आप देखो, इसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो बनेगा आपको Br और Br, है ना। तो मिडिल वाला Br डबल बॉन्ड O, और किनारे वाले Br डबल बॉन्ड O। कितने डबल बॉन्ड O है, 3। तो किनारे वाले ब्रोमीन पे 3 डबल बॉन्ड O है और बीच वाले ब्रोमीन पे 2 डबल बॉन्ड O है। ठीक है, अब देखो
इस पर -2 -2 -2, इस पर भी -2 -2 -2, इस पर भी -2 -2। तो बच्चों देखिए, ये ब्रोमीन जो है 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6, तो इसका भी होगा +6, लेकिन बीच वाले का कितना होगा? +4। समझ में आ रहा है? तो यहां पर 3 ब्रोमीन एटम है जिनमें 2 का ऑक्सीडेशन नंबर अलग है और 1 का ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। क्लियर? तो एवरेज कितना हुआ? 6 6 12 4 16 है ना। 3 का 16, इसका मतलब फ्रैक्शन में आने वाला है, लेकिन 2 का अलग है और 1 का अलग है। रियल में कंडीशन ये है। समझ में बात आ रही है? ठीक है, तो फटाफट से जरा नोट करते जाओ, फिर मैं देख। चलिए अब बात करते हैं Na2S4O6 की। अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, या नीचे बनाते हैं, देखो 1S 2S 3S 4S, 1O 2O 3O 4O, 4 तो डबल बॉन्ड बनेंगे, एक सिंगल बॉन्ड O माइनस और उसके साथ N+, एक सिंगल बॉन्ड O माइनस उसके साथ N+। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर जो 2 मिडिल के सल्फर है वो सल्फर से ही अटैच्ड है। इसका मतलब इन सल्फर के बीच ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई गैप नहीं है। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो बिल्कुल बीच में होगा, इसीलिए इन दोनों मिडिल वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। लेकिन जो किनारे वाले सल्फर है, अगर आप इसमें काउंट करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5 और इसका